हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो जहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती ही होती है। इसमें दो प्रकार का मतलब कि रासायनिक परिवर्तन में दो भाग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो निर्माण में बनते हैं यानी कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल हमारा अभिकारक है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा उत्पाद है। आगे की रासायनिक अभिक्रिया का हम पहचान कैसे करेंगे, तो अवस्था परिवर्तन के द्वारा, रंग परिवर्तन के द्वारा, या फिर तापमान परिवर्तन और गैस का निकास के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का मतलब कि प्रदर्शित करने का दो तरीका, एक तो शब्द समीकरण के द्वारा। इसमें अभिक्रिया को हम शब्दों के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और रासायनिक समीकरण है जो कि मतलब कि शब्द समीकरण में शब्दों की जगह अगर हम सूत्र और संकेत का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण के दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित, जिसे कि हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। संतुलित समीकरण में अभिकारक की तरफ का पूरा परमाणु और उत्पाद की तरफ का पूरा परमाणु बराबर होता है, और असंतुलित समीकरण में अभिकारक की तरफ का परमाणु और उत्पाद की तरफ का परमाणु बराबर नहीं होता है। संतुलित करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सकें, और असंतुलित से संतुलित करना हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है। अगला कि रासायनिक समीकरण को और भी ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ठोस के लिए एस का यूज किया जाता है, द्रव के लिए एल, गैस के लिए जी, जलीय विलयन के लिए एक क्यू, और अगर कोई स्थिति है, परिस्थिति को दर्शाना होता है जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, तो इन सभी के लिए हम तीर जो रहता है उसके ऊपर या फिर नीचे लिखकर दर्शाते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ना। तो पहला प्रकार है इसका संयोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक कितने भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर उत्पाद जो होता है वो एक ही होता है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जो अभिक्रिया है उसके बाद उत्पाद स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही बन रहा है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें उत्पाद कितने भी हो सकते हैं पर अभिकर्मक सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी कि एक ही अभिकर्मक टूट कर अलग अलग उत्पाद बनाए। जैसे कि जल टूट कर उसको उष्मा जब दिया जाता है तो वो, या फिर विद्युत दिया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इससे वियोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण हुआ। और वियोजन अभिक्रिया कुछ टाइप्स हैं वियोजन अभिक्रिया का, जैसे कि उष्मीय वियोजन यानी कि उष्मा के द्वारा करवाया गया वियोजन, वैद्युत वियोजन जो कि विद्युत के द्वारा करवाया जाए, और प्रकाशीय वियोजन जो कि प्रकाश के द्वारा करवाया जाए। तो जल पे अगर हम मतलब कि जल में अगर विद्युत दिया जाएगा तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होकर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण बनता है। आगे प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण होगा AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड, जो कि वियोजित होकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और क्लोराइड बनाता है, जिससे कि उसका रंग धूसर भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हुआ। आगे है विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने की। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इनमें जो तत्व होते हैं, कोई भी जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है वो दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसकी जगह ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट बनाता है, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। मतलब कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड ने कॉपर सल्फेट को विक्षेपित कर खुद उसका स्थान ले लिया, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हुई है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया वही है विस्थापन अभिक्रिया ही, पर इसमें दो परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, समूह आयन का। तो यहाँ पे दो परमाणु का चूंकि समूह आयन हो रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। आगे की उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो जहाँ पे हम उष्मा दें लेकिन उत्पाद के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो जाए तो वो उष्मा शोषी
रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। श्वसन अभिक्रिया जो है वो भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की जिसमें वृद्धि हो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और उपचयन जिसमें कि ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे कि यहाँ पे उपचयन और अपचयन का एग्जाम्पल है, कॉपर और जल बनाता है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसमें कि कॉपर आगे चलकर कॉपर ऑक्साइड बन गया है, यानी कि यहाँ पे उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और जल जिसके पास पहले से ऑक्सीजन था वो आगे चलकर मतलब उत्पाद में सिर्फ हाइड्रोजन रह गया, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी अपचयन हुआ है। आगे है दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव है, तो दैनिक जीवन में उपचयन में दो बहुत ज़्यादा है, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ये लालिमा युक्त भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है लोहे पे, उसे हम लोहे पे जंग लगना कहते हैं। चांदी पे काली परत चढ़ना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। और तांबे पे हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। चांदी पे काली परत इसलिए चढ़ती है क्योंकि जो सिल्वर है वो वायु से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और तांबे पे हरी परत इसलिए चढ़ती है क्योंकि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। विकृत गंधिता, जब कोई भी खाने की वस्तु या फिर तेल सामग्री वाला जो भोज पदार्थ होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक रखा हुआ रहता है तो वो उसका जो गंध है वो विकृत गंधी हो जाता है। इसके सुरक्षा के लिए हमें प्रति ऑक्सीकारक का यूज करना चाहिए और वायुरोधी बर्तन में खाने को रखना चाहिए। इसलिए ताकि उसका उपचयन न हो सके, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और कुछ प्रति ऑक्सीकारक इस प्रकार हैं, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पे समाप्त होता है।